वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की बात करते हैं तो जो हमारी लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रही थी एंड वेव नेचर भी शो कर रही थी। जैसे हमारे कुछ फिनोमेना है जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन लाइट के, वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहे थे। एंड कुछ जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ब्लैक बॉडी में, ये हमारे पार्टिकल नेचर से शो हो रहे थे। जो हमारा लुइस डी ब्रोगली है उसने 1923 में कुछ पॉस्टुलेट्स दिए जो कि 1972 में वेरीफाई भी हो गए थे बाद में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टिकल है, जो हमारी मैटर वेव है, वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों शो कर सकती हैं। ठीक है, तो उसको हम वेव पार्टिकल डुअलिटी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एग्जिबिटिंग बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर इज कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, डुअल नेचर, वही लाइट का दो नेचर। डी ब्रोगली ने 1923 में बताया कि जो हमारे फोटोन्स हैं वो बहुत पार्टिकल नेचर और वेव नेचर भी शो कर सकते हैं। मतलब कोई भी मैटर हो, किसी भी फॉर्म का मैटर हो, वो दोनों प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ठीक है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टिकल एज अ पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म में है, ठीक है, मैटर वेव जिसे बोलते हैं, तो उसकी वेवलेंथ की फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी। ये कैसे डिराइव हुआ? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, जो हमारा प्लैंक्स था उसने उसकी ई की वैल्यू क्या थी? एच न्यू, जो हमारा फोटो पार्टिकल की होती है किसमें, जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ी थी, इक्वल्स टू एच न्यू, एक पैकेट की एनर्जी। तो लेकिन आइंस्टीन ने क्या बताया था? इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होती है। ठीक है, अब वो वेव नेचर पार्टिकल दोनों शो कर रहे हैं तो दोनों इक्वल होंगी, तो एम सी इक्वल्स टू एच न्यू बाई सी। ठीक है, तो अब इससे हमारा लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी आ गया। पी की वैल्यू क्या होती है? एम सी या एम वी, क्योंकि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा होगी। अब एनर्जी की टर्म्स में बात करते हैं हम। ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है, या तो हम इसमें एम की वैल्यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें। ठीक है, तो उसकी वैल्यू पी आ जाएगी। यहाँ पे एम वी पी होता है ना, तो एम स्क्वायर अपॉन एम कर दें तो एम वी को हम पी लिख सकते हैं। पी स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगी, तो हम पी की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से। या फिर अब जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो ई वी के इक्वल अगर है तो यहाँ से हमने वी की वैल्यू निकाल ली, एंड जो हमारा पी है उसको हमने एम वी लिख दिया मोमेंटम की वैल्यू, एंड उसमें वी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, तो हमारी लैम्डा आ गई है। अब इसमें अलग अलग एनर्जी के लिए हम इसका फॉर्मूले को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ई इक्वल्स टू ई वी या क्यू वी हमने पढ़ा। ई तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ठीक है, तो किसी भी और चार्ज पार्टिकल के लिए क्यू वी हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के लिए एम की वैल्यू एम ही कॉन्स्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मास एच भी कॉन्स्टेंट है, एंड क्यू भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो उसके लिए डायरेक्ट वी कैसे निकल सकता है? इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब एनर्जी जो होती है थर्मल इक्विलिब्रियम में एक टेम्परेचर टी पे 3/2 के टी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे भी ई की वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा। अब रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी जो आइंस्टीन ने दी थी, आइंस्टीन ने कहा था कि जब हमारा पार्टिकल है वो बहुत तेज़ वेलोसिटी से चले, अगर वो उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम ज़ीरो मान लेंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो हम मास जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसका फॉर्मूला ये है। अब आइंस्टीन ने काइनेटिक एनर्जी का भी क्या दिया कि जो हमारी नेट काइनेटिक एनर्जी होगी तो m माइनस एम नॉट इंटू सी, वो किसके इक्वल आ गया? क्यू वी के इक्वल। अब यहाँ से जो हमारा रूट एम है इसको हम सॉल्व करेंगे, एम नॉट सी स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, देन एम नॉट कॉमन लेंगे एंड देन उसका रूट करेंगे, तो रूट एम की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई। अब यहाँ पे जो हमारा रूट एम था उसको इस रूट एम से रिप्लेस करें तो हमारी लैम्डा जो है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वो ये वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव, जो हमारी मैटर वेव होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? वो पायलट वेव्स होती हैं। ठीक है, ईएम वेव्स नहीं होती, वो ऑब्जर्व नहीं हो सकती। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी है वो नहीं लगती इसमें। ठीक है, इनको प्रोबेबिलिटी वेव्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है प्रोबेबिलिटी वेव्स? क्योंकि जो हमारी वेव पैकेट है या फिर जो हमारी वेव है उसमें एम्पलीट्यूड से हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना हम मूव करा। अभी हम फंक्शन भी पढ़ेंगे इसका आगे, जिससे हम एक्चुअल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है फाइंड करने की उसे। ठीक है, अब ये वेव पैकेट क्या होता है? ठीक है, जो हमारी बहुत सारी वेव्स एक ग्रुप में चलती हैं। ठीक है, और मेन क्या होता है कि जो हमारी अलग अलग वेव की वेलोसिटी है और जो हमारे ग्रुप की वेलोसिटी है, पूरा ग्रुप जो चल रहा है उसकी वेलोसिटी अलग होती है। ठीक है, तो वेव पैकेट की डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ वेव्स विच हैव वेलोसिटी डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल वेव। ठीक है, और जो ये वेव्स हैं, अलग अलग वेव्स हैं, ये इंटरफेयर करती हैं कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम समझते हैं, दो वेव हैं
एंड ये इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक है। तो इस रीजन में हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं कि हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये एक वेव पैकेट है, इसमें दो वेव्स हैं एंड इनकी वेलोसिटी अलग होगी और ग्रुप की अलग। तो जो हमारी इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी है उसको बोलते हैं फेज वेलोसिटी, एंड जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी है वो होती है पूरे वेव पैकेट की ग्रुप की वेलोसिटी, ठीक है। अब वीपी एंड वीजी का हम एक्सप्रेशन निकालने होते हैं। तो जो हमारा वेव की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हमने दोनों के लिए डिफाइन करा ओमेगा वन। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू, हमने पहले पढ़ा है, एंड k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। तो इसकी अलग अलग फॉर्म निकाल सकते हैं हम, k की वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करा, कोई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। देन टी वाली टर्म्स को एक साथ करा, के वाली को एक साथ करा। अब ये तो डेल ओमेगा हो गया, ओमेगा माइनस ओमेगा टी बाई टू, डेल ओमेगा बाई टू एंड डेल के बाई टू, इसको यहाँ पे लिख दिया, एंड साइन वाली टर्म को अलग लिख दिया, इसको रिजल्टेंट के, इसको रिजल्टेंट ओमेगा मान के। तो ये साइन वाली टर्म्स तो वापस हमारा फेज हो गई, एंड ये हो गया हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अब के किसी वेव की इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा टी यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया ओमेगा एक्स बाई वी। तो इसको ये क्या होता है हमारा के होता है, तो के की वैल्यू क्या आ गई ओमेगा बाई वी, एंड ये क्या हो गया हमारी फेज वेलोसिटी, क्योंकि सिंगल वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फेज वेलोसिटी क्या हो गई हमारी ओमेगा बाई के, जब के को इधर लेके आए, कैसे कि ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमारी फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया ओमेगा बाई के। एंड ग्रुप वेलोसिटी का क्या होगा भाई, एक बहुत छोटे के लिए लिमिट के टेंडिंग डेल्टा के टेंडिंग टू जीरो, जो हमारा चेंज इन के एंड चेंज इन ओमेगा आया था, इनको हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी आएगी पूरे ग्रुप की वेलोसिटी, क्योंकि वो रिजल्टेंट है, ये क्या हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड के टेंडिंग जीरो के लिए जो हमारा डेल है वो क्या हो जाता है, डी हो जाता है, ठीक है। डी ओमेगा हो जाएगा ये, तो ये वी जी के आ गया हमारा डी ओमेगा बाई डी के। अब हमें बहुत सारे रिलेशन निकालने हैं, तो हम ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इसमें पुट करेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि ओमेगा की जैसे हम डी वी बाई डी टी करते हैं ना एसिलेशन निकालने के लिए, और वी की अलग इक्वेशन दे देते हैं, उसको डेरिवेटिव कर देते हैं, ऐसे करेंगे। तो रिलेशन निकालना बिटवीन वी एंड वी जी। तो यहाँ पे वी जी हमारा क्या आ गया डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है। अब ओमेगा क्या होता है हमारा 2 पाई न्यू, हमने अभी पढ़ा, एंड ई इक्वल्स टू क्या होता है एच न्यू। तो यहाँ से ओमेगा बाई ई निकाल सकते हैं हम, वो क्या आ गया 2 पाई बाई एच। तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव कर दूँ डी ओमेगा बाई डी टी डी ई, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू के लिए, तो 2 पाई बाई एच, तो डी ओमेगा इंटू 2 पाई बाई एच इंटू डी ई, ठीक है। बेसिकली हमें डी बाई डी ई भी कर सकते हैं ओमेगा का, ठीक है, ये लिखा है ना यहाँ पे। तो ये ओमेगा की वैल्यू ये रही, इसमें न्यू इक्वल्स टू ई बाई एच रख सकते हैं, तो वही चीज़ हो जाएगी। कैसे, जैसे यहाँ से न्यू हमारा क्या होगा एच बाई ई बाई एच, वो इसमें पुट करेंगे, तो ओमेगा क्या आ गया 2 पाई इंटू ई बाई एच। अब डी ओमेगा बाई डी ई करूँ मैं, तो वो क्या आएगा 2 पाई बाई एच कॉन्स्टेंट है, और इसका ये जैसे डी ई बाई डी ई क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो डी ओमेगा बाई क्या डी क्या आ गया हमारा 2 पाई बाई एच। तो एक इक्वेशन तो ये रही, याद रखना, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, के इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा, एंड लेमडा हमारा होता है एच बाई बी, हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। इन दोनों को वापस ऐसे रखेंगे, तो के इक्वल्स टू क्या आ गया 2 पाई बाई एच इंटू पी। अब सिमिलरली इसका भी हमें डेरिवेटिव करना है, तो डी के बाई डी पी क्या हो गया हमारा 2 पाई बाई एच हो गया, ठीक है। अब एक इक्वेशन ये रही। अब तीसरी ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m, ये कैसे होता है, ई इक्वल्स टू क्या होता है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, एम की मल्टीप्लाई ऊपर भी करी नीचे भी करी, तो ये क्या हो गया एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, एम वी क्या होता है तो पी स्क्वायर, एम पी इक्वल्स टू एम वी होता है ना, तो पी स्क्वायर क्या होगा एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। अब इसको भी डेरिवेटिव करेंगे, तो डी ई क्या आ गया हमारा पी के रिस्पेक्ट में करना है, डी ई बाई डी पी निकालना है ना, तो पी के रिस्पेक्ट में ई को डेरिवेटिव करा, तो पी स्क्वायर क्या होता है 2p अपॉन 2m, 2 से 2 करा पी ए बाई एम, ठीक है, पी बाई एम। अब इन तीनों इक्वेशन को, अब इसको हम लिख लेंगे डी पी बाई, इसको उल्टा कर लेंगे डी के इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन को 1
2 एंड 3, इन तीनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा डी ओमेगा बाई डी ई इंटू डी पी बाई डी के इंटू डी ई बाई डी पी इक्वल्स टू 2 पाई बाई एच इंटू एच बाई 2 पाई इंटू पी बाई एम। ठीक है, यहाँ से डी ई से डी कैंसिल, डी पी से डी पी कैंसिल, तो डी ओमेगा बाई डी के हमारा क्या आया, ये कैंसिल, दोनों अपोजिट है, इक्वल्स टू पी बाई एम। एंड ये क्या था हमारा ग्रुप वेलोसिटी जो हमने अभी पढ़ा है ऊपर, चेंज इन उससे। ठीक है, तो पी को हम क्या लिखते हैं, एम वी अपॉन एम, एम से एम कैंसिल, तो वी क्या, वी जी हमारा ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, पार्टिकल वेलोसिटी के। जो हमारी तीन चीज़ें हैं वी, वी जी एंड वी पी, ये हमारी पार्टिकल वेलोसिटी है। जो पार्टिकल की वेलोसिटी, ये हमारी ग्रुप वेलोसिटी, जो मैटर वेव होती है, जो वेव पैकेट है, उसमें पूरी ग्रुप की वेलोसिटी को हम बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी। एंड ये हमारी फेज वेलोसिटी है, जो कि एक सिंगल इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी होती है। अब दूसरा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन वी जी एंड वी पी। तो वापस हमारा वी पी क्या होता, ओमेगा बाय के, एंड वी जी क्या था, डी ओमेगा बाय डी के। अब हमें वहाँ पे रिलेशन चाहिए था किसके बीच में, वी जी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में, तो इसलिए हमने ये चीज़ करी। अब हमें वी पी और वी जी के बीच में चाहिए, तो हम ये दोनों रिलेशन यूज़ करेंगे। अब हमें दिख ही रहा है कि यहाँ पे ओमेगा का अगर डिफरेंशिएट कर दे तो वी जी आ जाएगी, और यहाँ पे ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं, वी पी के इधर आ जाएगा। तो अगर मैं ओमेगा को इधर रख दूँ तो वी जी क्या हो गया, डी बाई डी के ऑफ ओमेगा, मतलब वी पी के, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वी पी मतलब पहले इसका फिर उसका प्लस के डी वी पी बाई डी के आ गया। ठीक है, पहले इसका करा तो ये कांस्टेंट 1 हो गया, वी पी आ गया प्लस ही। अब मैं के इंटू डी वी पी डी लेमडा को मल्टीप्लाई करता हूँ और डी लेमडा को डिवाइड करता हूँ, क्योंकि के इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, तो लेमडा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई बाई के, और अगर मैं डी लेमडा बाई डी के करूँ, इसको के के रिस्पेक्ट में डिफरेंट, मुझे ये चाहिए ना, तो के के डिफरेंशिएट करूँगा तो 2 पाई बाई इंटू के पर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन के स्क्वायर, तो 2 पाई बाई अपॉन माइनस के स्क्वायर। अगर मैं इसकी वैल्यू को ऊपर पुट कर दूँगा वी जी में, तो क्या आता है, वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन डी लेमडा इंटू 2 पाई बाई माइनस के स्क्वायर, के से के कैंसिल, एंड के की वैल्यू क्या थी, 2 पाई बाई लेमडा, ये माइनस साइन बाहर आ गया, डी वी पी अपॉन डी लेमडा इंटू 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू लेमडा। ये कैसे आया, के की वैल्यू हमने क्या रख दी, 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो हमारी जो वी जी की फाइनल वो आई इक्वेशन, वो क्या हो गई, डी वी पी बाई डी लेमडा इंटू लेमडा। ठीक है, ये रिलेशन आ गया सिंपल। इसमें हमने डेरिवेटिव करा है, और फिर डी, ये चीज़ याद रखनी है एक स्टेप, कि हमें डी लेमडा मल्टीप्लाई करना है, डी लेमडा डिवाइड करना है, ताकि हम डी के बाई डी लेमडा की वैल्यू पुट कर सकें। अब तीसरा एक और रिलेशन आता है किसका, वी जी वी पी और सी की टर्म्स में, सी भी होनी चाहिए। तो वो तुम अगर आइडिया लगा सको सी कहाँ से आ सकता है, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है हमारे पास, एक इक्वेशन है उसमें सी आ सकता है, तो उसके लिए हमें पहले ई चाहिए होगा। ई कहाँ से आ सकता है, एच न्यू से आ सकता है। ठीक है, अब वेलोसिटी का और एच न्यू का कोई तो रिलेशन है। ठीक है, वो कैसे निकलता है, हमारी वी पी क्या है पहले, ओमेगा बाई के, ये तो हमें याद रखनी है। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू क्या रखूँ मैं, 2 पाई न्यू, यही होती है। के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लेमडा, तो लेमडा ऊपर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो वी पी क्या आ गया हमारा, न्यू लेमडा। तो थोड़ा लग रहा है कि हमारी ये दोनों चीज़ आ सकती हैं, तो एच न्यू बनाने के लिए मुझे एच मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एच डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया ई, और ये चीज़ क्या होती है, लेमडा बाई एच। अगर हम सोचें तो अभी हमने डी ब्रोगली की वेवलेंथ पढ़ी थी, एच इक्वल्स टू लेमडा बाई लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी, ये क्या थी हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ से अगर मैं एच को इधर ले आऊँ, एच इधर डिवाइड में आ जाए, और तो ये क्या हो गया, लेमडा बाई एच इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 बाई पी। ठीक है, तो ये ई बाई पी हो गया, क्योंकि पी की वैल्यू होती है ये लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी है ना, तो पी की वैल्यू क्या हो गई, एच बाई लेमडा, वही पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, वी पी की वैल्यू ई और पी की टर्म्स में आ गई। अब हम ई की वैल्यू एम सी स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, वी पी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये पेन, ठीक है, एम सी स्क्वायर
और पी जो है हमारा, पी को क्या रखेंगे, अब हमें किसके बीच में चाहिए था, वी पी, वी जी और सी। पी को मैं एम वी रख दूँ, सिंपल, एम से एम कैंसिल। और एक चीज़ और थी, जो हमारा वी था वो किसके इक्वल था, पार्टिकल वेलोसिटी। अभी पढ़ा है हमने, वी जो है वी जी के इक्वल होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी जी, सिंपल। क्या लिख सकता हूँ इसको, वी जी। तो अब हमारा वी पी इंटू, ये क्या हो गया इसको, वी जी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये वी जी इधर आ गया, तो ये एक रिलेशन और आ गया हमारा। ठीक है, ये चीज़ थी। अब ये नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, सिंपल जो हमने पढ़ा था कि रिलेटिविस्टिक, नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब है जो जिसकी भी वेलोसिटी सी की कंपेरेबल नहीं है, वो नॉर्मल पार्टिकल है। तो ई की वैल्यू क्या होती है, अभी वी पी इक्वस टू ई बाई पी हमने ऊपर पढ़ चुके हैं ना, अभी हमने डिराइव करा है। ठीक है, ई इक्वस टू हाफ एम वी स्क्वायर, एंड जो हमारा मोमेंटम था उसकी वैल्यू एम वी, तो सिंपल वी बाई टू के इक्वल आ गया। और एक चीज़ और थी कि जो वी थी वो हमारी वी जी के इक्वल थी, तो हमारी जो फेस वेलोसिटी है ग्रुप वेलोसिटी का हाफ होती है नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए। तो ये वी पी और वी जी का रिलेशन ही है नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए, और रिलेटिविस्टिक के लिए वी पी वी जी का ये रहा। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, कि हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारी मैटर वेव्स हैं उनमें पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ डिफाइन नहीं हो सकते, एक्यूरेटली हम उनको मेजर नहीं कर सकते सिमिल्टेनियसली। ठीक है, तो अगर हम मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं तो पोजीशन उसकी डिफाइन नहीं होगी एक्यूरेटली। तो इसका रिलेशन हाइसेनबर्ग ने दिया कि जो हमारा मोमेंट ऑफ पोजीशन की मल्टीप्लाई है वो h/2 से हमेशा बड़ी ही होगी। ठीक है, तो इस एनर्जी इनटू टाइम का भी सेम रिलेशन है, और एंगुलर मोमेंटम इनटू वेलोसिटी का भी सेम रिलेशन है, ये इसी की ही फॉर्म है। ठीक है, h/2 को हम h कट भी लिख सकते हैं, एंड कुछ बुक्स में h कट को h/4 भी लिखा है। सो अकॉर्डिंग देखना, सिर्फ याद मत करना कि h कट h/2 होती है, h कट इक्वल टू h/4 भी यूज़ होती है। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल इलस्ट्रेशन, एक बार डायग्राम और प्रोसीजर खुद पढ़ना, वो होता है डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट है। इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस। डेल्टा एक्स की वैल्यू न्यूक्लियस में क्या होती है, 10⁻⁻14 इस ऑर्डर की वैल्यू होती है न्यूक्लियस की। ठीक है, क्यों, जो उसका साइज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ इस फॉर्मूला को यूज़ करके अब हमें मिनिमम निकालनी है, तो इससे तो बड़ा ही बड़ा होगा ये, तो हम मिनिमम के लिए हम इक्वल्स टू पुट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि एरी। अब हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अब मिनिमम निकालनी है तो पी बी मिन यूज़ करना है। पी मिन यहाँ से आ गया हमारा, ये फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर इंटू सी की पावर 4। ये हमने सेम 1 में पढ़ा था। एंड ये वैल्यू हम एम की नोट की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो पी मिन की वैल्यू, अब यहाँ से हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी ई मिनिमम आएगी 2 MeV, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 3 से 4 MeV ही पोजेस कर सकता है, तो लेकिन वहाँ पे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ही 20 है न्यूक्लियस में, तो इसलिए न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पॉसिबल है। अब बोर्स की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस भी हम निकाल सकते हैं इसी चीज़ से, जैसे कि हमारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का सम होती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी इसमें ऐड कर ली थोड़ी सी कि जो हमारी डेल्टा वी की, अब के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर बाई 2 हम निकाल चुके हैं। अगर हम डेल्टा के निकालें तो डेल्टा पी होगा। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, डेल्टा पी की वैल्यू हमने जो हमारा ये था ना फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू, यहाँ से हम डेल्टा पी की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या होगी h/2 ई डेल्टा एक्स इधर जाएगा इंटू डेल्टा एक्स, तो h/2 इंटू डेल्टा एक्स इंटू 1/2m। ठीक है, अब इसको h/2 को हमने h कट रख लिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आ गया डेल्टा के का। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो हमारे v होता है माइनस जेड ये हुआ है 1/4πε0। ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि, तो अब यहाँ पे भी x को हम डेल्टा x मानेंगे क्योंकि अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो v को क्या कर दिया हमने डेल्टा v। तो अब जो हमारी टोटल एनर्जी का चेंज है डेल्टा ई, पहले डेल्टा के अभी हमने यहाँ निकाला एंड डेल्टा वी हमने यहाँ निकाला, तो इन दोनों को। ठीक है, अब इसका मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए, मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट, मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो हमारी जो डेल्टा एक्स की वैल्यू वो इसके इक्वल आएगी, इसको तुम याद कर सकते हो। और ये ही बोर्स की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है, तो ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमने निकाली है।
अब वेव फंक्शन की बात करते हैं। तो जो हमारी वेव है, ठीक है, उसको हम उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन को, वो हम एम्पलीट्यूड से निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारी वेव है, अब पार्टिकल में तो हम एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते अगर वो वेव की टर्म्स में, कि वो जो हमने हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी से पढ़ लिया। तो अगर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे, तो वो वेव फंक्शन से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन और टाइम का एक फंक्शन होता है। अब इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम एग्जाम में लिख सकते हैं, जैसे कि ये क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल या किसी सिस्टम की डिफाइन करता है। वेरिएबल क्वांटिटी होती है जो कि डी ब्रोगली वेव को कैरेक्टराइज करती है। ठीक है, ये वेरिएशन रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी वेव्स में। पार्टिकल नेचर को और उसकी वेव को एसोसिएट करके उन दोनों को कनेक्ट करता है भाई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक पार्टिकल की वेव में प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है, तो दोनों कनेक्ट हो गए ना, कि कोई एक सिंगल पार्टिकल है वो फिर वेव पजेस कर रहा है, देन उसमें वेव में हम एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते किसी भी पार्टिकल को। एग्जैक्टली क्यों नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी की वजह से। तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो ये फंक्शन हमें बताता है। इसकी कोई फाई की सिग्निफिकेंस नहीं होती अभी तो हम लेकिन अभी हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी बताता है। प्रोबेबिलिटी बताता है इसका स्क्वायर, इसके मॉड का स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी देता है, जो कि मैक्स बॉर्न ने हमें बताई थी कि जो हमारा इस फंक्शन का स्क्वायर, इसके मॉड का स्क्वायर होगा, वो हमें प्रोबेबिलिटी बता सकता है पार्टिकल को फाइंड करने के लिए। अगर किसी वॉल्यूम डीवी में प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो क्या होगी, इसके मॉड का स्क्वायर इंटू डीवी। ठीक है, अब ये रियल और पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर हमारा फाई कॉम्प्लेक्स है तो हम फाई इंटू फाइव स्टार ये कर देंगे। ये तुमने पढ़ा होगा कॉन्जुगेट में, दो कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई हमेशा रियल और पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अगर हमारा फाइव स्क्वायर, ये फाइव है कॉम्प्लेक्स है, तो जो हमारा फाइव स्क्वायर है वो इसका ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होके आएगा। अभी हमने डी वी की बात करी थी, तो कोई भी पार्टिकल जिसके पॉइंट्स है डी एक्स वाई जेड, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। अगर ये तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट पूरे ही एरिया में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, 1 ही तो होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये बता रहा है कि माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये फाइनाइट होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है, और कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, और मस्ट बी नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं, ये हमें पता ही है। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है कि जो हमारा, अगर हमारी एक्स वाई जेड ये तीनों प्लस या माइनस इन्फिनिटी चली गई तो हमारा जो फंक्शन है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मलाइज, अगर इसको नॉर्मलाइज करना है तो कैसे, जो हमारा फाई एक्स टी है, फाई की वैल्यू 0 से लेके एल तक, किसी भी पार्टिकल को हमने कंसिडर करा एक्स 0 से एल तक, उसका फंक्शन क्या हो गया, ए इंटू ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, हमारा वेव फंक्शन ही है। अब हमारी प्रोबेबिलिटी फाइव स्क्वायर इंटू डी वी माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट क्या होगी, 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। अब हमने इसका करा स्क्वायर, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। इसका स्क्वायर करके हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ई की पावर ए, और इसका तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो खाली ए स्क्वायर बचा, इसका स्क्वायर करके। अब हमें इसे ब्रेक करना है, जो हमारा पूरा ये तो 1 है ना हमारा, तो इसको ब्रेक करते हैं 3 पार्ट्स में। एक तो माइनस इन्फिनिट से 0, हमारा पार्टिकल हमने कहा माना 0 से एल तक माना ना, एक 1D, तो माइनस इन्फिनिट से 0, देन 0 to L, देन L से इन्फाइनाइट। तो हमारा जो ए स्क्वायर है वो 0 से L में है ना ये फंक्शन, बाकी L से फिर कितना बताया था हमने, 0 बताया था। 0 से L में हमने रखा ए स्क्वायर, क्योंकि हम 5 स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, एंड बाकी जगह क्या हो गया, 0। ठीक है, अब ये तो 1 होता है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ए स्क्वायर इंटू एल, क्योंकि ये फाइंड करा हमने डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करके, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 1/√L, तो ए की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। अब ऑपरेटर्स एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो हम समीशन ऑफ एन आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एन आई से डिफाइन करते हैं, लेकिन एक सिंगल पार्टिकल के लिए जो हमारा एन आई है वो प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए इक्वल ही होता है, एंड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, 5 स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये डी वाई डी जेड भी हो सकते हैं, अगर 3D में मान रहे हैं, और D1 में मान के, वो 1D में मान के चल रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, तो इस फॉर्मूले में अगर हम पी आई को रखें तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट एक्स इंटू पी आई, एन को पी आई रख दिया ना, पी आई क्या होती है 5 स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन
माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट समीशन को इंटीग्रेशन में चेंज करा है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट एन आई को रखा पी आई, पी आई के साई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये चीज़ क्या होती है, ये तो 1 होती है ना हमारी, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट टोटल प्रोबेबिलिटी, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई 1 हो गई। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट एक्स इंटू साई स्क्वायर डी एक्स। अब इस साई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साई इंटू साई का कॉन्जुगेट, जो हमने यहाँ पढ़ा है कि अगर हमारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स हुआ तो साई स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, साई इंटू साई स्टार। साई स्टार क्या होता है, कॉन्जुगेट होते हैं ये दोनों। कॉन्जुगेट का मतलब ए प्लस आई बी, तो दूसरा होगा ए माइनस आई बी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये वो पुराना फॉर्मूला हमने वापस लिखा है। एंड देन साई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साई स्टार इंटू साई, मतलब कि कॉन्जुगेट दोनों। अब किसी भी आर टी के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए हमने साई को ये बस इसको आर ओ टी की टर्म्स में हमने लिख दिया, वरना ये फंक्शन वही है। ठीक है, आर डैश से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें ई एंड पी की भी अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लो, लेकिन हम ये एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इनका फंक्शन नहीं होता। एक्स एंड टी की टर्म्स में साई का तो फंक्शन था प्रोबेबिलिटी का, लेकिन इनका फंक्शन नहीं होता। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हम यूज़ करेंगे अनसर्टेनिटी वाली जो इक्वेशंस हैं हम उनको यूज़ करेंगे। तो हमारा ये फंक्शन था साई इक्वल्स टू ई की पावर माई आई बाई एच कैट पी एक्स माइनस ई टी, ये साई है हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे पी और ई है, अगर हमें बाहर चाहिए तो हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव डी फाई बाई डी एक्स। हमने करा डेरिवेटिव, तो इस पी फाई की वैल्यू यहाँ से इसको बाकी को इधर लेके जाएंगे, पी फाई की वैल्यू आई माइनस आई एच कट डी फाई बाई डी एक्स। एंड यही हमारी क्या हो गई, एक्सपेक्टेड मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, दो चीज़ें हैं, ऑपरेटर और एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ऑपरेटर को ऊपर कैप लगा के हम डिफाइन करते हैं, एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू को बार या फिर ब्रैकेट्स, बार ऐसे। ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर। अब हमने यहाँ पे दोनों तरफ से फाई हटा दिया, तो ये ऑपरेटर है। तो अगर हम किसी से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी फंक्शन से, तो उसका डेरिवेटिव इधर आ जाएगा। एनर्जी का भी यहाँ पे जैसे डी फाई बाई डी पी डी एक्स करा है ना अभी, अब डी फाई बाई डी टी करेंगे तो एनर्जी का ही मोमेंटम ऑपरेटर आ जाएगा ऐसे ही। एंड काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, पी स्क्वायर बाई टू एम, हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसमें पी की वैल्यू पुट कर देनी है बस। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखते थे हम, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साई स्क्वायर इंटू, जैसे हमने उस वाले फॉर्मूले में लिखा था ये रहा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो इसको हम कैप भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऑपरेटर है पोजीशन का, तो साई स्टार इंटू साई इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही अब किसी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साई स्टार, ये दोनों कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे को। ये साई स्क्वायर डी एक्स था ना, हमें याद हो, तो प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स, जो हमने ऊपर किसी की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑपरेटर इंटू प्रोबेबिलिटी ही होगा। ठीक है, ऑपरेटर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो अब हम किसी भी क्वांटिटी के लिए जनरली बात करें, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, ऑपरेटर इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी। एंड इस ये साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर को हमने साई स्टार इंटू साई इंटू डी एक्स करके लिखा है, सिंपल। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन पूछ लेते हैं, तो ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। अगर ये दोनों कॉन्जुगेट है और अलग अलग है, इन दोनों की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो ये ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या हो गई कि अगर साई स्टार इंटू साई इंटू डी वी, इसको ये डेल ए बी के इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये इसको बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन, अगर ये ज़ीरो हुआ तो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, और अगर ये दोनों बराबर है तो 1 होनी चाहिए। क्यों 1 होनी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, अगर ये दोनों अनइक्वल है, ए एक बी है कि ये कॉन्जुगेट अलग है, तो और उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होता है। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जनरल वेव इक्वेशन सेम 1 में पढ़ी थी श्रोडिंगर की, ये होती है वो सॉरी जनरल वेव इक्वेशन। अब ये फाई एक्स अभी हमने पढ़ा, ए ई की पावर आई अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी होता है फंक्शन। अब ई की वैल्यू कहते हैं के ई प्लस पी ई फाई प्लस के की वैल्यू कहती है पी स्क्वायर बाई टू एम। हमने तीनों में फाई मल्टीप्लाई करा वेव फंक्शन जो है हमारा, तो ई फाई के की वैल्यू पी स्क्वायर बाई टू एम रखी, उसमें फाई एंड वी फाई, इसको यू है, ये पी पोटेंशियल एनर्जी यू होती है। ठीक है, अब इसका ई का मोमेंटम वो एनर्जी ऑपरेटर हमने रखा, पी का मोमेंटम ऑपरेटर रखा, एंड यू ऐसे ही। देन बस इसको सॉल्व कर दिया, स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये हमारी इक्वेशन आ गई। 3D में जैसे ये डी है,
3D में हम डेल लिख देते हैं इसको, क्योंकि जो हमारा डेल होता है वो होता है d² प्लस d²/d² तीनों चीज़ें आ जाती हैं उसमें, डेल को उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3D में d को हम डेल से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करें अगर, तो इसमें से फाई कॉमन ले लूँ और ये सारे पार्ट को एक साथ रखूँ तो इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। इसमें से अगर मैं फाई को बाहर कर लूँ, यहाँ पे इसको पार्ट को बोल देंगे हम एच फाई, ये तो ई फाई है, ई हमने पढ़ा ही है, तो ई फाई इक्वल्स टू एच फाई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। अब टाइम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, इसमें भी वही करा है, ई की वैल्यू, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना इसको इधर ले आए, हम डायरेक्टली ये देखते हैं ये वाली चीज़। तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा है कि इस वाले वी फाई को इधर लेके आ गए। ठीक है, तो ई और ई की वैल्यू पुट नहीं करी, ई को ई रखा, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो अगर ये ई था एंड यहाँ पे फाई मल्टीप्लाई करा था तो वी फाई को इधर लेके आ गए, उसमें से फाई कॉमन लिया, जैसे यहाँ पे फाई इस साइड कॉमन लिया था, वी को इसको यू को पोटेंशियल एनर्जी को इधर ले जाके उसमें से फाई कॉमन लिया, तो वो क्या बन गया ई माइनस वी फाई, एंड रेस्ट को इधर ही रहने दिया। जस्ट इतना ही है, दोनों में करनी सेम चीज़ है, वही उनके ऑपरेटर की वैल्यू पुट करनी है। उसमें यू की पुट नहीं करी थी एंड इसमें यू एंड ई दोनों की पुट नहीं करनी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इतनी वैल्यू आ गई, इस वाले पार्ट को इधर छोड़ दिया, सिर्फ इस वाले को, एंड इसको इधर लेके आ गए एंड इसको ई रखा, तो रेस्ट वाला ये रहा। देन इसमें से जो डेरिवेटिव वाली टर्म है इसको छोड़ के इस रेस्ट को इधर लेके आ गए, एंड देन इस पूरे पार्ट को इधर ले आए। ठीक है, समझ आ रही है? तो इस वाले पार्ट को इधर छोड़ के इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आए, देन इस माइनस है ना ये, तो इस पूरे पार्ट को इधर ले आए जो प्लस में आ गया, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। एच कट की वैल्यू पुट करके ये आ जाएगी। 3D के लिए हम डी को डेल से रिप्लेस कर देंगे। फ्री पार्टी के लिए पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, वी नहीं है, यू है हर जगह। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, तो ये वाली टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी। अब जो हमारा फाई फंक्शन था ये, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी एक्स को अलग कर दिया और ई टी को अलग कर दिया। देन ये मोमेंटम वाले पार्ट को हम फाई नोट कर सकते हैं एंड इसको ई टी वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फाई फंक्शन की वैल्यू फाई नोट के टर्म्स में ये आ गई। अब लास्ट है आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये हम ना पढ़ चुके हैं, जो हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकाला है ना अभी, ये जो हमारी श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसमें जो हमने फाई कॉमन लिया था इस साइड, तो ये बचा हुआ एच फाई था। ठीक है, इसको हैमिल्टोनियन, इसको ही आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो फाई है आइगन वैल्यू फंक्शन ऑफ ऑपरेटर एच, इसको फाई को ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर एच। आइगन वैल्यू क्या होगी, ऑपरेटर ऑफ आइगन फंक्शन। ऑपरेटर कैसे निकाला था हमने, अगर हमें याद हो तो, ऑपरेटर ऐसे निकालते हैं किसी फंक्शन में उसका डेरिवेटिव करके। अब कुछ पोस्टुलेट्स है क्वांटम मैकेनिक्स के, ये ना थ्योरी पार्ट है, खुद रीड करने से बेटर समझ आएगा। बस यही था हमारी इस यूनिट में, कुछ पॉइंट्स और है वो हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।